जो आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, वो भी पूरे किताब का। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा आप लोगों को 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूरे किताब का अगर 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी बताने वाला हूं, उससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि आपके 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों पक्के हो जाएंगे। और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप 95% लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 20 नंबर आज की इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं, क्योंकि 20 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। और 2026 बोर्ड में 100% यह प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। 60 अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो 20 में 20 करने की क्षमता रख के आओगे आप। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारों बच्चों, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पढ़ता हूं। पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। मतलब कह रहा है कि नेपोलियन की पराजय जो हुआ था किस सन में वो पराजित हुए थे नेपोलियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1815 ईस्वी में। सन 1815 ईस्वी में बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, देखिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि नेपोलियन की पराजय किस सन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस का। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि उदारवाद से तात्पर्य, मतलब कहने का मतलब है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य, मतलब उदारवाद का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो उदारवाद का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। उदारवाद से तात्पर्य पूछता है आपके पेपर में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर तीसरा। क्या है प्रश्न नंबर तीसरा कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जो था किस देश से था मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी से। किससे था, जर्मनी से था। बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मेन भूमिका किसकी थी। तो मेन भूमिका की अगर हम बात करें तो ऑटो वन बिस्मार्क की मेन भूमिका थी। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैथ्स का ट्यूशन लगवाना पैसे की बर्बादी है। देखो सारे ट्यूशन वालों का सिस्टम एक ही होता है, तेज बच्चों पर ध्यान देते हैं और कमजोर को भीड़ में ही छोड़ देते हैं। और देखो अगर बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है तो वैसे भी ध्यान नहीं देगा, और यहाँ तक कि मास्टर भी उससे उम्मीद छोड़ देता है। पर मेरे घर के बच्चे एक नया ऐप यूज कर रहे हैं, खरे क्लासेस। क्या बढ़िया चीज है, हर बच्चा 1-on-1 क्लास ले सकता है और इसे IIT के लड़कों ने बनाया है, इसीलिए मैथ सॉलिड पढ़ाते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेपोलियन संबंधित था, मतलब नेपोलियन किस देश से संबंधित था। तो नेपोलियन तो फ्रांस से संबंधित है। सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है कि वियना की संधि कब हुई थी। जो वियना की संधि हुई थी किस सन में वियना की संधि हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, सन 1815 ईस्वी में हुआ था। बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। तो बताना है कि 4 नेताओं का नाम दिया हुआ है, किस नेता ने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो थे आपके मेत्सनी, जिसे मेजनी के नाम से भी जाना जाता है, मेत्सनी। चौथा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किनका कथन है बताना है आप लोगों को कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन था मैटरनिख का। किसका था, मैटरनिख का था। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। किस सन में फ्रांस की क्रांति हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हुआ था सन 1789 ईस्वी में। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों डबल स्टार बना लीजिए। मैंने कहा आप लोगों को ना कि 60 क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर ये 60 क्वेश्चन तैयार है मेरे प्यारे बच्चों एसएसटी का, तो समझ लीजिए कि 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आओगे मेरे प्यारे बच्चों। एक भी नंबर आप लोगों का बचेगा ही। ठीक है, मतलब 20 में 20, 19 नहीं होगा, अगर याद होगा तब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें मेन भूमिका किसका था,
तो ऑटो वान विस्मार्ग का था। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य, मतलब निरंकुशवाद है उसका अर्थ क्या है। तो निरंकुशवाद का जो अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, वह है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, उसे हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो वह था असमित राजतंत्र था। किस प्रकार का राज्य था, असमित राजतंत्र था। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है मेरे प्यारे बच्चों कि जूसेफे मेसनी का संबंध था। जूसेफे मेसनी जो था उसका संबंध किससे था, तो इटली के एकीकरण से था। किससे था, इटली के एकीकरण से उसका संबंध था। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा अधिकार ऐसा था जो कि 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था, वह है जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया है, तो वह थे आपके इमेनुअल द्वितीय। कौन थे, इमेनुअल द्वितीय। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था, वो थे आपके काइजर विलियम प्रथम। कौन, काइजर विलियम प्रथम थे। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। जो जलियांवाला कांड हुआ था उसमें गोलियां किसने चलवाया था, तो वो थे जनरल डायर। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो सन 1922 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे प्यारों को, आप यकीन मानिए। 60 प्रश्न तैयार कर लीजिए, 20 में 20 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आप लोगों का। आगे बात करते हैं इधर, प्रश्न नंबर 19 क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे आप पूछा है ना चौरी चौरा कांड कब हुआ था 1922 में, उसी तरह जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो जलियांवाला बाग की घटना हुआ था कि 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देख लीजिए क्या है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, बताना है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो वह है हिंद स्वराज के महात्मा गांधी जी। दिख रहे हैं कहीं पे, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बताना है कि कौन थे जो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे इन 4 ऑप्शन में से, तो वह थे मेरे प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चौथा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 23 कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है भारत में, तो वह है महात्मा गांधी, आपके बापू जी। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारों। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो कथन है, तो वो कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। किनका कथन है, बाल गंगाधर तिलक का है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सन 1885 ईस्वी में लगा दीजिए, पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताना कि मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सीमेंट, क्योंकि सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं होता है। इधर अगर हम बात करें तो काली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होता है, लेकिन सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो गुजरात में। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का जो साधन है वो हिमनद है। क्या है? हिमनद। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 29 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह है आपका अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30वें की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो चारों में से बताना है कि कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। वह है आपके जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31। देखिए प्रश्न नंबर 31 क्या है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, मतलब चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो वो है आपका लेटराइट मिट्टी, क्योंकि लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छी फसल होती है। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती मेरे प्यारे बच्चों डी उत्तराखंड में। ठीक है, सीढ़ीदार खेती की जाती है मेरे प्यारे बच्चों वहां पे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? मतलब चारों ऑप्शन में बताना है कि व्यक्तिगत संसाधन इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके खनिज संसाधन। चौथा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खनिज संसाधन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34। 34 है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, मतलब पुनः चक्रीय संसाधन कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो आपका मेरे प्यारे बच्चों लोहा। क्या है? लोहा जो है वह पुनः चक्रीय संसाधन है, क्योंकि लोहा से आप कुछ भी बना सकते हो, फिर उसको पिघलाकर तोड़कर मेरे प्यारे बच्चों फिर उसे दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो संभावी संसाधन बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वो आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है मेरे प्यारे बच्चों संभावी संसाधन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, मतलब चिपको आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? तो वन संरक्षण के लिए, मतलब वनों को रोकने के लिए, वनों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों को चिपक कर उसकी रक्षा करते थे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 37। देखिए प्रश्न नंबर 37 क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करें किस स्थान पे होती है तो होता है मासिनराम। यहाँ पे वर्ल्ड की बात क्या है? संसार में, पूरे संसार में वर्षा सबसे अधिक कहाँ पे होती है? मासिनराम में होती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में स्थित है। सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 40 क्या है, पूछ रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है। चलिए देखते हैं। देखिए चार ऑप्शन दिया गया है। सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बना है। कहां पे? चिनाब नदी पे। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। देखिए क्या है कि इनमें से कौन सी रवि फसल है, मतलब रवि की फसल इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? तो वो आपका रवि की फसल की अगर हम बात करें तो चना।
चना में भी काला चना, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चना जो है रबी की फसल के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न नंबर 42, कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलदार फसल बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो दालें। दालें जो है फलदार फसल है। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? अब रेशेदार फसल कौन है? तो जूट, क्योंकि आपको मालूम है कि जूट में बहुत सारे रेशे होते हैं, तो रेशेदार फसल के अंतर्गत आएगा जूट। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 44, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? रोपड़ की फसल इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे? गन्ना। गन्ना जो है रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। देखिए प्रश्न नंबर 45 क्या है? कह रहा है कि झरिया प्रसिद्ध है, मतलब झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? तो झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है झरिया। तो यहाँ पे बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताना कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है आपके सौर ऊर्जा। ठीक है, स्रोत है पूछा है यहाँ पे, स्रोत नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं डाल दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत तो सौर ऊर्जा नहीं, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तो है ही परंपरागत ऊर्जा, तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो वो आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। प्रश्न नंबर 47 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु पे। बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर लीजिए, बिटिया 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। अरे वाह। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 48 की तरफ, कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मतलब मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो है तेल शोधक कारखानों मतलब पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 यह है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो बताना कि गैर परंपरागत स्रोत कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? तो वह है आपके कोयला। क्या है? कोयला। बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 50, कह रहा है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है मेरे प्यारे बच्चों? कोयला से। किससे? कोयला से। इसका भी डी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 51 की तरफ, मतलब 51 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 51 क्या मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 51 है कि कोरबा प्रसिद्ध है। तो देखिए क से कोरबा और क से कोयला, मतलब कोरबा प्रसिद्ध किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग की अगर हम बात करें तो कौन सा है? सिंहली। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सिंहली है। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंहली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53, क्या है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषा की अगर हम बात करें तो टोटल भाषाएं कितनी है? 22 हैं। बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54, कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की अगर हम स्थापना की बात करें किस सन में हुआ था? तो सन 1992 ईस्वी में। सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55, क्या है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में टोटल संघीय राज्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो 28, कितने? 28 संघीय राज्य हैं। बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 56, कह रहा है कि भारत में केंद्रीय शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या पूछा था, तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57, क्या है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। लैंगिक भेदभाव का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारों? जो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो देखिए लैंगिक अगर हम भेदभाव की बात करें मेरे प्यारे बच्चों,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो सन 1885 ईस्वी में हुआ था। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 1885 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59। देखिए प्रश्न नंबर 59 क्या है, कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। मतलब भारत में आप कितने वर्ष के रहेंगे तो आप मत दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप 18 वर्ष के रहेंगे तो मत दे सकते हैं। आपकी एज अगर 18 वर्ष हो गई है तो आप वोट दे सकते हो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न क्या बोला है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ठीक है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन तो सही है। इसके बाद बी वाला ऑप्शन है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, यह भी सही है। मतलब कि पहला वाला ए वाला भी सही था, बी वाला भी सही था। मतलब ऑप्शन तीसरा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और बच गया है, प्रश्न नंबर 61 क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो प्राथमिकता दी जाती है सिर्फ एक देश को छोड़कर, समझ सकते हो वो देश कौन सा होगा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान होगा। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, एसएसटी में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने टोटल